आज हमारे बीच में जो मैम है, टोटली सीनियर साथी के जोरदार फिजिकल डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हम मधु मैम को बुलाएंगे। तो मैम, जोरदार तालियों के बीच में आपका स्वागत है मेरी पूरी टीम के साथ। वेलकम मधु मैम। थैंक यू सो मच। मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास में क्लियर है? जी। ओके। थैंक यू शीतल मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मतलब कि ये मेरा ऐसा था कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन किसी ने दिया शुरू से लास्ट तक, तो थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन आपने दिया और आपकी पूरी टीम से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपको और आपकी पूरी अपलाइन स्टेज को जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि हाँ मेरी मीटिंग होनी चाहिए। और आप सभी लोग, मैं देख पा रही हूँ, मैं अभी गैलरी व्यू में देख पा रही हूँ, आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज आवाज थोड़ा सा डाउन हो सकता है, जो 7 दिन से बाहर थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में थी, तो बहुत ज्यादा रातें जगी हूँ। तो थोड़ा सा आवाज डाउन होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके इस सिस्टम के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए, आपकी टीम के लिए, सब कुछ के लिए इम्पोर्टेंट हो और आप बहुत बड़ा काम कर सके। उस पूरी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बहुत प्यारे प्यारे लोग, बहुत ही विजनरी लोगों को मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि सबको नहीं देख पा रही हूँ। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप सभी को देख पाऊंगी। कि आप सोचिए ना कि मैं अगर वीडियो ऑफ करके बात करूं तो क्या फील आएगा? फील कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे, ज्यादा अच्छा पहचान बन पाएगी। कभी किसी मीटिंग सेमिनार में दिखेंगे तो हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, राइट? तो आप अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने वीडियो ऑन करने बोला, फटाफट फटाफट वीडियो ऑन हो रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए बात की शुरुआत करती हूँ। हालांकि शीतल मैम ने ऑलरेडी इतना कुछ बता दिया है कि अब मैं सोच रही हूँ कि यार क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। ऑलरेडी उन्होंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। पर मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा अपनी ही इंफॉर्मेशन, जो मैंने जर्नी तय की है, उस जर्नी के साथ में मैं पूरी की पूरी बातचीत आपके साथ में तय बातचीत कर सकूं। और वो सारे मैसेजेस कि हमें कैसे काम करना है, कैसे ग्रोथ आती है, कैसे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए, नमस्ते, जय आरसीएम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम मधुसुधी है, मैं फॉरबिसगंज नररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम में सिस्टम को बिल्ड कर रही हूँ, सीख रही हूँ और हर किसी से सीखती हूँ। जब जूम मीटिंग लेती हूँ तब भी सीखती हूँ और जब जूम मीटिंग देती हूँ तब भी सीखती हूँ। और ये मैं कह सकते हैं कि सीखती हूँ इसीलिए आगे बढ़ती हूँ। अब मेरे ख्याल से महावीर सर हमेशा बोलते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और शीतल मैम की भी एक खास बात रही है कि वो हर मोमेंट पे सीखती रही हैं। और इसीलिए आज वो इतने कम टाइम में उस पोजीशन पे हूँ जिस पोजीशन पे वो शायद, मतलब कि वो जब बता रही थी कि उनका विजन क्लियर उस मीटिंग में हुआ था, तो मुझे तो लगता था कि बहुत पहले से ये कर रही होंगी, पर बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और इसका बस एक ही रीजन है कि ये सीखती बहुत ज्यादा है। तो मेरा भी एटीट्यूड रहा है सीखने का, हर चीज में सीखने का। तो जब जिस टाइम पे इस सिस्टम के बारे में, अभी तो आरसीएम अभियान की बातचीत हम लोग करते हैं, जिस टाइम पे मैं इस सिस्टम में इंटर की थी तो उस टाइम पे बिजनेस बिजनेस की बात होती है। और सोचिए, मैं बिहार के उस इलाके से हूँ जिस इलाके से माइंडसेट में ये डाला गया था, माइंड में डाला ही गया था कि अगर पैसे कमाने हैं मतलब नौकरी करनी है। तो बचपन से वो इनबिल्ट था कि नौकरी नौकरी नौकरी, जॉब 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 जॉब। और वहां पे उस उम्र में, जिस उम्र में हम जॉब के बारे में सोच रहे थे, उस उम्र में कोई आदमी आता है और बताता है कि आप आर्ट से बिजनेस करो, तो वो माइंड सेट में सेट ही नहीं होता। हमें लगता है कि क्या बिजनेस, क्यों बिजनेस, मुझे तो जॉब करनी है। पर कहते हैं ना, कोई भी एक बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपके लिए कि हमें बिजनेस करना है और बिजनेस में भी डायरेक्ट सेलिंग करनी है। तो ये एक अलग होता है, वो समाज की धारणाओं से लेके जो हमारी माइंडसेट है उन सभी से अलग होता है। तो वो डिसीजन एक इतना बड़ा डिसीजन होता है, ऐसा यूनिक डिसीजन होता है जो आप अकेले नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बड़े प्रोग्राम में बैठ के ही बड़ा डिसीजन लिया जाता है। और भगवान का शुक्र था, एक तरीके से बोला जाए, तो ये आशीर्वाद मुझे मिला कि मुझे बहुत कम उम्र में आरसीएम का एक बहुत बड़े प्रोग्राम, एनिवर्सरी प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला कोलकाता में। जब उस प्रोग्राम में मैं गई तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बस एक चीज समझ में आया कि यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में स्टेज मिलता है, गले में माला मिलती है और आपको थोड़ा बोलने को मौका मिलता है।
और मुझे लगा कि यार अगर इतना बड़ा स्टेज पे जाने का मौका मिले और रॉयल्टी बन के मौका मिले, और ये बात समझ में आई कि ये मैं कर सकती हूँ। नॉर्मली आपको बहुत टाइम लगता है, आप 12th करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद में फिर कोई नौकरी करते हो, उसके बाद जब हो सकता है कि आपको कुछ पैसे मिले और मान सम्मान मिले ना भी मिले, कोई गारंटी नहीं है। पर वहां पे बैठे बैठे बड़े प्रोग्राम में मुझे समझ में आया कि अगर रॉयल्टी कर लिया तो गारंटी है कि सम्मान मिलेगा। जॉब में गारंटी नहीं है कि अगर जॉब मिल गई तो सम्मान मिलेगा। ये चीज मेरे को बड़ा हिट की थी, क्योंकि बचपन से, जैसा कि अभी शीतल मैम बता रही थी, पढ़ाई में अच्छी थी, स्कूल में स्टेज पे रहती थी, 12th किया तब उस टाइम पे स्टेज पे रहती थी, और स्टेज पे रहने वाली लड़की को नीचे बैठा दिया गया और किसी और लड़के आदमी को स्टेज पे जगह मिली जस्ट बिकॉज वो रॉयल्टी अचीवर थे। और ये बात मेरे को दिल में इतनी चुभी ना कि वो एक अलग तरह का, कहते हैं ना, विजन, मिशन, टारगेट, गोल सब कुछ बन गया। उस प्रोग्राम के बाद में मेरे दिमाग में एक ही चीज था, वो ये था कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है। मैं सीरियसली बता रही हूँ शीतल मैम, मैंने बिगनर, स्टार्टर, ईगल, रनर, ओपनर, ये क्या कहते हैं, स्टार स्टार कुछ नहीं सोची मैं, और रॉयल्टी का बस मेरे माइंड में आया। और उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रॉयल्टी करने के लिए कितना पीवी करना होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि रॉयल्टी करने के लिए कितना पीवी करना होता है। और उस टाइम पे मैंने डिसीजन किया था कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है। मैं प्रोग्राम से आई, आने के बाद रूम में बैठी, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन था, लैपटॉप था और छोटू सा फोन था। तो मैं मोबाइल को साइड में रख के लैपटॉप ओपन की और मैंने स्टार्ट किया चीजों को। अब मैं यहाँ पे भी एक मैसेज दे रही हूँ, मेरे पास छोटू सा फोन था पर मेरे पास में लैपटॉप था, यानी कि मैं बड़ा सा फोन नहीं ली थी, लैपटॉप ली थी, क्योंकि रिसर्च की पढ़ाई में लैपटॉप की जरूरत पड़ती। उस टाइम पे भी मेरी थिंकिंग यही थी कि जो चीज मेरे सीखने के काम में आएगी मैं वही चीज परचेज करूंगी। तो उस टाइम पे ईएमआई पे मेरे पास में लैपटॉप था, छोटू सा फोन था। तो मैंने लैपटॉप पे डायरेक्ट सेलिंग सर्च करना स्टार्ट किया, उसका विजन, मिशन, डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकती है, इंडिया में क्या है, फॉरेन में क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, सब कुछ मैंने सर्च किया। और जब मैं उस टाइम पे भी सर्च की थी कि डायरेक्ट सेलिंग से अभी मैक्सिमम कितना इनकम जा रहा है एक आदमी को पूरे वर्ल्ड में, और वो जो इनकम आई थी ना उस टाइम पे, उसको मैं काउंट कर रही थी कि कहाँ तक जा रहा है। तो उसके इतने जीरोस थे, और उतनी इनकम मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड उस टाइम पे जब एक सर्च मैंने बस किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में एक आदमी अभी कितना कमा रहा है, मतलब उस टाइम पे कितना कमा रहा है, तो वो इतनी बड़ी डिजिट निकल के आई थी, जिस डिजिट को मुझे काउंट करने में मुझे लगता है कम से कम 30 सेकेंड तो लगे होंगे। उस टाइम पे माइंड में जाने लगा कि यार बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग से कमाया जा सकता है, और किसी भी एज में कमाया जा सकता है। मतलब कि मुझे वेट नहीं करना है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगी, ये कर लूंगी, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगी, क्योंकि बैकएंड में माइंड में तो चल ही रहा था कि यार पैसे कमाने हैं, फादर को सपोर्ट करना है, मदर को सपोर्ट करना है, भाई बहन को सपोर्ट करना है, घर को सपोर्ट करना था। और बड़े प्रोग्राम से जस्ट आके, और मैं सच बता रही हूँ, उस दिन प्रोग्राम अटेंड किया और रात भर नहीं सोई थी। अगर बड़े प्रोग्राम से आने के बाद में रात को अगर आपको नींद आ रही है, बहुत कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। ये मैं नए साथी, पुराने साथी सभी को बोल रही हूँ। कोई भी बड़ा फंक्शन है, वो आपके टीम का सेलिब्रेशन हो सकता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम का नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हो सकता है, या हमारी कंपनी का जो एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है वो हो सकता है। अगर उस प्रोग्राम से आने के बाद में मैं आज इमरोल्ड पोजीशन पे हूँ, और सीरियसली बता रही हूँ, 3 रात नहीं सोने के बावजूद भी जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम अटेंड करती हूँ उसके बाद मुझे नींद नहीं आती रात भर। रात भर वो केमिकल चलता रहता है, कैसे करना है, क्या हो सकता है, प्लानिंग, सब कुछ एक साथ चलता है, टीम का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ चलता है। और बड़े प्रोग्राम के बाद में अगर ये नहीं चल रहा है, पूरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, उसको ठीक करने की जरूरत है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। बड़े प्रोग्राम के बाद कैसे नींद आ सकता है। तो मुझे भी नींद नहीं आई थी, और उसी दिन, दिन को प्रोग्राम, रात को पूरा हिस्ट्री, पूरा प्रेजेंट, सब कुछ मैंने सर्च कर लिया, और उसी दिन बैठे बैठे उस हॉल में बैठे बैठे डिसीजन कर ली थी। और उस दिन रात को मैंने देखा कि टर्नओवर कितना करना होता है, कितना क्या लेवल है। और सुबह वेट कर रही थी कि कब सुबह हो, मैं अपलाइन को फोन करूं। और सुबह होते ही मैंने अपलाइन को फोन किया, और फोन करके मैं बोली कि सर रॉयल्टी अचीवर बनना है, बताइए कैसे क्या करना है। और मेरी अपलाइन कहाँ थी? बिहार में। मैं कहाँ थी? कोलकाता में। मेरी अपलाइन क्या बोली पता है? मेरी अपलाइन बोली नेक्स्ट वीकेंड आ जाओ कोलकाता से कटिहार में। रात भर की जर्नी होती है, लगभग 14 घंटे की ट्रैवल करना होता है, 14 आवर्स का।
आज के टाइम पे कोई अपलाइन बोल दे कि भैया काउंसलिंग करने आ जाओ 3 घंटे ट्रेवल करके, तो लोग बोलते हैं सर कैसे आऊं, जाने में 3 घंटा, आने में 3 घंटा, 6 घंटा चला जाएगा, सर फोन पे ही बता दीजिए ना। सर फोन पे नहीं हो सकता क्या? सर आप नहीं आ सकते क्या? मैंने ये सवाल जवाब नहीं किया। भगवान का शुक्र था कि जिस उम्र में मुझे ये सिस्टम मिला, उस उम्र में मेरे दिमाग में यही था कि अगर कोई मुझे सिखा रहा है मतलब वो टीचर है, और टीचर पे सवाल नहीं उठाता। ये मेरे माइंडसेट में था। तो मेरी अपलाइन मेरी टीचर है और टीचर पे सवाल नहीं उठाते, ये मेरे माइंड में था। तो मैंने कभी अपने अपलाइन पे सवाल नहीं उठाया। अपलाइन ने बोला मधु आ जाओ 14 घंटे ट्रैवल करके, और एक सप्ताह पहले सही से कभी कभी सीट भी नहीं मिलता। मैंने स्लीपर में टिकट काटे। टिकट काटने के बाद में मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सीट नहीं मिला होगा। किसी भी तरीके से एडजस्ट करके मैं घर पहुंची, उनके अपलाइन के घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद में जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे अपलाइन बोलते हैं कि जाओ डायरी पेन लेके आ जाओ। तो मेरी जो अपलाइन की वाइफ है, वो बोलती है कि अरे बच्चा अभी अभी आया है, पानी तो पीने दो। और मेरी अपलाइन का आंसर था, पानी तो जिंदगी भर पीती रहेगी, पहले इसको बता दूं क्या करना है। और उस टाइम पे मेरे पास में डायरी भी नहीं थी। मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और मुझे कुछ भी अब आइडिया नहीं था। तो मैं बोली सर डायरी लेके तो आए नहीं, कॉपी है मेरे पास में। तो मेरी अपलाइन बोले अच्छा रुको। तो वो अंदर से गए, एक डायरी लाके मुझे दिए, और उन्होंने उस पर सब कुछ करना मुझे स्टार्ट किया। और वो डायरी आज तक मैं संभाल के रखी हूँ। आज तक उसमें सारी कुछ अच्छे से रखी हूँ। और उस टाइम पे मेरी काउंसलिंग हुई, और एक ही दिन में उन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान बताया, कैलकुलेशन बताया, लेवल बताया। फिर वो 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल, फिर कैसे कैसे रॉयल्टी का कैलकुलेशन होता है, सब कुछ एक ही दिन में 10-15 पेज घिस दिए। कब? जब मैं जस्ट ट्रेन से उतर के उनके पास पहुंची थी, रात भर सोई भी नहीं थी क्योंकि सीट कंफर्म नहीं था। उन्होंने 10-15 पेज घिसते गए, घिसते गए, घिसते गए, और घिसने के बाद में उन्होंने मुझे डायरी पकड़ा दी और बोले कि जाओ कर लो रॉयल्टी। और मैंने सवाल भी नहीं उठाया ऐसे हो जाएगी रॉयल्टी। कोई होम मीटिंग नहीं दिया, कोई सेमिनार नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोले जाओ कर लो रॉयल्टी। क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ था नहीं ऐसा। मुझे लगा ऐसा ही होता होगा, मुझे लगा ऐसा ही होता होगा, अपलाइन ने बोला है। मैं गई, कोलकाता पहुंची, और मैं मंडे टू फ्राइडे कोलकाता में काम करती थी, और फ्राइडे रात को ट्रेन पकड़ती थी, सैटरडे संडे घर आके बिहार में काम करती थी। लगातार काम करती रही, और बहुत ही कम टाइम में मैंने रॉयल्टी अचीवर का पिन लिया। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरी अपलाइन ने मेरी रॉयल्टी के लिए होम मीटिंग नहीं किया। अभी बहुत सारे लोग रोना धोने लगते हैं, सर आप होम मीटिंग नहीं देते। कुछ लोग तो अपने अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर से 1-to-1 करवाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि आप अपने रॉयल्टी टेक्निकल से 1-to-1 कैसे करवा सकते हो। हाँ आप करवाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 1-to-1 सीखने के लिए करवाइए। मतलब जस्ट आपने ज्वाइन करवाया है, 3 लोगों से 1-to-1 करवाइए, और वो 3 लोग जब वो प्लान दे आपके अपलाइन, तो आप सीखिए कि कैसे प्लान देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, कैसे ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं, और कैसे प्रोडक्ट को देते हैं। वो सीख लिया 3 बार में, उसके बाद आप करो। लेकिन लोग तो 1 साल हो गए ज्वाइन हुए, और 1-to-1 करवाए जा रहे हैं अपने रॉयल्टी अचीवर से, अपने स्टार अचीवर से। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया कि अपलाइन आपके लिए काम करेगी। मेरी अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि अपलाइन का काम है एजुकेशन एंड सजेशन, और मैंने अपने अपलाइन से एजुकेशन एंड सजेशन लिया। लेकिन हम लोग एजुकेशन और सजेशन के अलावा सब काम करवा लेते हैं। 1-to-1 भी करवाते हैं, होम मीटिंग भी करवाते हैं, सेमिनार भी करवाते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन उनसे एजुकेशन और सजेशन नहीं लेते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत दिन से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन वो लटके हुए हैं। माफ कीजिएगा मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ, यंग जनरेशन हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लटके हुए हैं। उनकी रॉयल्टी नहीं आ रही, उनकी टेक्निकल नहीं आ रही है, क्योंकि आप एजुकेशन एंड सजेशन के अलावा सब कुछ करवा रहे हो। मैंने एजुकेशन और सजेशन पे काम किया। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि मेरी रॉयल्टी हो गई। पर ये रॉयल्टी की जर्नी अगर मैं आज भी याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यस, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं जिसको रॉयल्टी मिलना चाहिए। जब उस समय का मैं कॉपी निकालती हूँ ना, मैं आज देखती हूँ मैं कितने प्लान एक एक दिन में घिस देती थी। एक एक दिन में कई बार मैंने 15, 16, 20 प्लान दिखाया है। लोग पूरे महीने में जितना प्लान नहीं दिखाते ना कई लोग, उतना मैं एक दिन में घिस देती थी।
बहुत सारे लोग आसानी से बोलते थे, अरे मधु तो पार्ट टाइम में काम करती है। भैया पार्ट टाइम में काम करती हूँ, पर जीती आरसीएम फुल टाइम में हूँ। खाते पीते सोते जागते बस आरसीएम चलता है। 2 दिन फील्ड में रहती हूँ, पर वो दिन सुबह से लेके शाम तक लगड़ के काम करती हूँ, बिना 1 मिनट मिस किए काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और आज भी हार्ड वर्क करती हूँ। और जो लोग सिस्टम के साथ में हार्ड वर्क करेंगे, पॉइंट को नोट कीजिएगा, सिस्टम प्लस हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क किए पर सिस्टम के साथ में नहीं किए तो कोई फायदा नहीं होगा। और आप सिस्टम बस फॉलो करते रहे, हार्ड वर्क नहीं किया, तब भी कुछ नहीं होगा। बैलेंस चलता रहता है, बैलेंस चलता रहता है। तो हार्ड वर्क प्लस सिस्टम अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत अच्छा काम होगा। तो कई बार स्टार्टिंग में मैं निकलती थी, बहुत सारी रिजेक्शन मिलते थे। और जब अनजान लोग रिजेक्ट करते हैं तो खराब नहीं लगता। जब वो लोग, जो लोग बोलते हैं ना कि आपके लिए हम तो जान दे देंगे, वो ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड नहीं देते हैं, और तब दिल पे लगती है बात। यार आप बोलते थे कि जान दे देंगे, चांद तारे तोड़ खिला देंगे दोस्ती के लिए, बेटा आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे। और वो लोग जब आधार कार्ड नहीं निकालते ना, और 200 रुपये का भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं ना, तब दिल पे चुभती है। उस टाइम आदमी टूटता है। लोग आरसिम, पता है आरसिम कभी भी कोई आदमी अनजान लोगों की सुन के नहीं छोड़ता है। वो जब भी छोड़ता है तो अपने उस पराये लोगों से नहीं, वो जो अपने सबसे क्लोज लोग होते हैं ना, उसकी रिजेक्शन को सुन के छोड़ता है। क्योंकि वो दर्द तकलीफ, वो रिजेक्शन जो होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। और मैं कई बार टूटी हूँ ऐसे रिजेक्शन को लेके। मेरी एक दोस्त होती थी, मैंने कभी नाम रिवील नहीं किया, 9th 10th में हम टिफिन शेयर करके खाते थे। सब लोग खा ले ठीक है, लेकिन हम दोनों का टिफिन एक साथ ही खुलेगा स्कूल में। ये हमारी हिस्ट्री थी। जब आरसीएम ज्वाइन किया, कोलकाता से गई, तो मैं साइकिल लेके दौड़े दौड़े उसके पास गई कि सबसे पहले उसको बताऊंगी और उसको ज्वाइन करवाऊंगी। गई, प्लान दिखाया, डॉक्यूमेंट लिया। उस टाइम पे जेरोक्स करके कंपनी में भेजना होता था, 2017 की बात कर रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट लेके आई थी रात को, सुबह सुबह सोची थी कि भेजूंगी। मैं घर पे थी, बिहार में, घर में सोई थी। अचानक से 5 बजे आग पापा बोलते, उठो उठो उसका भाई आया। मैं बोलते उसका भाई? 5 बजे मैं सोई हुई हूँ। मैं ऐसे आंख मिचती मिचती गई सामने, वो बोलता है कि दीदी, दीदी का डॉक्यूमेंट दीजिए, पापा ने मना कर दिया है। यानी कि मेरे पास आया हुआ डॉक्यूमेंट मैं बैग से निकाल के उसको रिटर्न कर दी थी। ज्वाइनिंग लग गई थी। आज भी उस लड़की का केवाईसी नॉट ओके में, क्योंकि डॉक्यूमेंट गया ही नहीं। ऐसे लोगों ने, मतलब डॉक्यूमेंट आके वापस गया है, जरा सोचिए दिल कितना टूटा होगा। और उस टाइम पे इतना बुरा लगता था, बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था। लेकिन पता है, मुझे ये पता था कि रोते किसके सामने है। कई बार दिक्कत क्या होती पता है, हम आरसीएम करते हैं, करते करते रिजेक्शन आता है, बहुत सारी चीजें होती है, रोना आता है, और हम अपने परिवार के सामने या दोस्त के सामने या रिश्तेदार के सामने रोते हैं। जब आप उनके सामने रोगे तो क्या बोलेगा, यार आज तक तुमको रोते हुए नहीं देखा, आज तक इतना कष्ट में नहीं देखा, आज तुम इतने दुख में हो, क्यों कर रहे हो ये काम जिससे तुम खुशी नहीं मिल रही है, रोना धोना है, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। हमें भी लगता है कि यार इतना खराब लगता है, क्यों करे काम, हम ही खुश नहीं है तो छोड़ देते हैं काम, और उनकी बातों पे हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा हिस्ट्री अभी तक रहा है, मुझे पता है किसके साथ रोना है, किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं रोना है। मैं कभी भी अपने दोस्तों के सामने नहीं रोई, कभी भी किसी और के सामने नहीं रोई। रोने का मन करे अपलाइन को फोन करो और वहां पे भी रो, छाती पीट पीट के भी रोना है ना, तो उनके सामने रो, और किसी के सामने मत रो। क्यों? क्योंकि जब आप बोलोगे ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपकी अपलाइन कहीं ना कहीं आपसे एक पोस्ट भी आगे या एक दिन पहले की भी ज्वाइनिंग है, वो क्या बोलेंगे, मधु बस इतने में मेरे साथ तो ये हुआ। और जब वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि भट हम इतने में रो रहे हैं, उनके साथ तो ये कांड हो गया है। राइट? तो आप सोचोगे, आप रिलेट कर पाओगे। आपको लगता है ना कि आपकी जिंदगी में इतना संघर्ष है, आप किसी रॉयल्टी से बात करो उसकी जिंदगी में इतना संघर्ष है, किसी टेक्निकल से बात करो तो इतना संघर्ष है, किसी इमरोल्ड से बात करो तो इतना संघर्ष है, किसी स्टार रूबी से बात करो तो इतना संघर्ष है, और किसी कोर लीडर से बात करो तो बहुत संघर्ष है, वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचेगा। तो जब उस संघर्ष को आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार उसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं है। आप उनके पास पहुंचते हैं जिनका कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष नहीं है, इसलिए उनकी कोई स्टोरी भी नहीं है।
बिना स्टोरी वाले के सामने जाके रोएंगे तो वो आपको संघर्ष नहीं करने की सलाह देंगे, लेकिन स्टोरी करने वालों के सामने आप जाएंगे तो वो आपको संघर्ष के साथ जीना कैसे है ये आपको सिखाएंगे। और जिस दिन आप संघर्ष के साथ जीना, मुस्कुराना, हंस के काम करना और मजबूत होना सीख जाएंगे, उस दिन ही आप डायमंड बनेंगे। लोग डायमंड डायमंड की बात करते हैं आज के टाइम पे। एक आदमी जैसे ही ज्वाइन करता है, एक मीटिंग में जाता है, उसके बाद आके पूछते हैं कि क्या बनोगे, डायमंड बनेंगे। वो बात ही नहीं करता रॉयल्टी की, वो बात ही नहीं करता टेक्निकल की, वो डायमंड की बात करेंगे। आपको पता है डायमंड कैसे बनता है? बहुत सारे गरे मटेरियल, बहुत सारी चीजें अंदर दबती है, कोयला होता है, नीचे जाता है, बहुत सारी नीचे जाती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दोनों चीज, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कितने सालों तक सहता है, तब जाके कोयला एक डायमंड बनता है। हम सभी लोग बोलते हैं कि हम डायमंड बनेंगे, इतना सा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है ना, हम लोग बोलते हैं आरसीएम नहीं करेंगे। एक आदमी मीटिंग हॉल में गया, वहां पे एसी नहीं था, गर्मी का दिन था, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ था बाहर से, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। उसके बाद बोलता है कि हमारे हमसे आरसीएम नहीं हो। क्या आदमी है वो? आपके घर के टेम्परेचर से टेम्परेचर बाहर में ज्यादा हो जाता है तो आपको वो संघर्ष लगने लगता है, लेकिन एक संघर्ष करने वाला आदमी कितना हाई टेम्परेचर में काम करता है। लोग दुबई जाके 50-50 डिग्री में अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, और आप यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने के बाद में लोग फील्ड वर्क जाना छोड़ देते हैं। बताइए कैसे होगा? कैसे हो पाएगा? आप जरा खुद ही सोचिए कैसे हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझे कि हमें हार्डवर्क करना है, सही दिशा में करना है, काम करना है। तो पहली चीज मैंने रॉयल्टी की सोची, दूसरी चीज मैंने संघर्ष हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। मैं हमेशा अपलाइन की एजुकेशन सजेशन पे लेके काम की, और हमेशा इस चीज पे फोकस की कि मैं सीखूं और हार्डवर्क करूं। देखिए, आपको अपने आप पे गर्व कब होगा? कोई बता सकते हैं आपको अपने आप पे गर्व कब होगा? कोई भी बताइए हैंड रेज करके। आपको अपने ऊपर गर्व कब होगा, प्राउड कब होगा, जरा सोचिए। कोई भी एक आंसर दीजिए नॉर्मल सा। हाँ, दीक्षित सर बताइए। जी सर। कोई ऐसा काम करने पर जो काम कोई नहीं कर पाया और हम जब करेंगे तब हमें गर्व होगा अपने आप पे। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन रॉयल्टी टेक्निकल तो बहुत सारे लोग बन गए हैं, तो रॉयल्टी टेक्निकल बनने में क्यों गर्व होगा आपको? वो तो बहुत नहीं लोग बन। ऐसा नहीं है, रॉयल्टी टेक्निकल तो कई सारे बंदे बन चुके हैं, मगर जो शॉर्ट टाइम में बनता है तब हमें अपने जो टीम होती है और जो देखते हैं उसके सामने हमें गर्व होगा कि हमने मैं ये एग्री शॉर्ट करती हूँ टाइम आपके में। इस बात से सर, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बना वो भी तो रॉयल्टी टेक्निकल बना। हो सकता है उसकी जिंदगी के अलग संघर्ष हो। अब कोई दूसरा आंसर बताइए। आपको अपने ऊपर गर्व कब होगा? ये आंसर मतलब कि अरे नॉर्मल पूछ रही हूँ आप लोगों से, मैं आरसीएम का नहीं पूछ रही हूँ, कोई भी चीज बताइए, आपको अपने ऊपर गर्व कब होगा? बाबू सर बताइए। जी दीदी, थैंक यू। जब हम अपने पर गर्व कर सकते कि जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष करते करते अपना जो लक्ष्य जो जो लिखा हुआ है और माइंड में सेट किया हो आपकी तरफ, वो जब हासिल करते हैं तो हमें अपने अपने ऊपर गर्व होता है। थैंक यू दीदी। ओके, चंदा मैडम बताइए, चंद्रकिरण प्रभा मैडम, कब आपको आपके ऊपर गर्व होगा? मैडम जय श्याम। हम्म। जब हर परिस्थिति को, धूप छांव वर्षा बुन्नी, हर परिस्थिति को झेलते हुए जब अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे, तब अपने आप पर गर्व होगा। किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़ के नहीं देखें। ओके, आप सभी का आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। देखिए, मेरा जो रहा है ना वो ऐसा रहा है कि मुझे अपने ऊपर में गर्व तब हमेशा हुआ है जब पूरे दिन में आप इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि आपको लगे कि यार मैं इतना काम कर सकती हूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। जब आपकी प्रोडक्टिविटी एक अलग लेवल का हो ना, और उस दिन जब आप रात को सोने के लिए जाओ और फिर रिमाइंड करो पूरे दिन का, और आपको लगे कि यार आप सुपरमैन हो, आप सुपर वुमेन हो, उस दिन आपको लगेगा कि यस मैंने कर दिखाया। और ये मैं हर दिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक आदमी को अपने ऊपर बस रूबी बनने पे, रॉयल्टी बनने पे, एम्ब्रॉयड बनने पे बस एक दिन गर्व नहीं होना चाहिए।
अगर बस एक दिन गर्व होगा तो मतलब कि आप 30 दिन खराब किए हो और बाकी 30 दिन अच्छे से काम किए हो। लेकिन जिस दिन आप हर दिन अपने आप पे गर्व करने लगोगे, करने लगेंगे पूरा अच्छे से, उस दिन आपका अंदर का जो प्रोडक्टिविटी है, आपके अंदर का जो सही इंसान है वो निकल के आएगा। और मैंने ये चीज बहुत पहले एक बार मैंने अपने से क्वेश्चन पूछा था। मेरे में एक अच्छी बात ये कि मैं खुद से बात करती हूँ, खुद से अपना एनालिसिस करती हूँ। रात को बैठिए, खुद से पूछिए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे मेरे टर्नओवर पे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा था, उसके बाद मैं बैठी खुद से पूछे कि यार क्या गलत हो रहा है, क्या चीजें ऐसी हो रही है, मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है, कैसे अच्छा हो सकता है। फिर मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके पता चला कि 1 साल का टारगेट है तभी हिट होगा जब 6 महीने का हिट होगा, 6 महीने का तब हिट होगा जब 3 महीने का हिट होगा, 3 महीने का तब हिट होगा जब हर महीने का हिट होगा, और हर महीने का तब हिट होगा जब हर वीक का हिट होगा, और हर वीक का तब हिट होगा जब हर दिन का हिट होगा, और हर दिन का तब हिट होगा जब हर घंटे का हिट होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, हर दिन का एनालिसिस करने स्टार्ट किया। रात को सोने से पहले जस्ट बैठिए 10 मिनट और सोचिए कि आज आपके अंदर की जो क्षमता थी उस क्षमता का पूरा दोहन हुआ कि नहीं हुआ, पूरे अच्छे से काम किया कि नहीं किया। और जिस जिस दिन आप उस चीज का अच्छे से काम करेंगे ना, आपको खुद पे गर्व होगा। आप ये ट्राई करके देख लीजिए, और मेरे कहने से बस 21 दिन ट्राई कीजिएगा। और मैं सीरियसली बता रही हूं, आप ये अगर कर लिए ना तो आप अभी ही डायमंड पर्सन बन जाओगे, पिन भले ही बाद में आएगी। सीरियसली बता रही हूं, आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि मैं 30 दिन का 30 दिन अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो आदमी 30 दिन का 30 दिन अच्छे से इस्तेमाल कर ले और पूरे 6 महीने का अच्छे से इस्तेमाल कर ले, 365 दिन का अच्छे से इस्तेमाल कर लेना, वो डायमंड बन जाएगा अच्छे से। और डायमंड पर्सनालिटी पहले बननी होती है, डायमंड की पिन बाद में आती है, ये बात सुनिएगा। और आज जितने भी कोर लीडर आपके हैं, आप उनसे जाके पूछिए, आज के लोग और पहले के जो जितने हमारे कोर लीडर हैं, दोनों में पता है क्या अंतर है। अगर मैं सब लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊं, पहले लोग काम ज्यादा करते थे, बातें कम करते थे। आज के टाइम पे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ये मैं सब पूरे आश्रम वालों की बात कर रही हूँ। हर जो मीटिंग में है, हर जो मीटिंग में बोल रहे हैं, पीयूसी पे पहुंच के 2-2 घंटा भाषण दे रहे हैं, स्टेज पे रॉयल्टी को बुला रहे हैं तो स्टेज पे बोला जाता है कि बस 1 मिनट बोलना, वो 4 मिनट टाइम खराब कर दे रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने? तो हम बातें ज्यादा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे कोर लीडर्स, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग हार्ड वर्क नहीं, हार्डेस्ट वर्क करते थे, सख्त मेहनत करते थे। और हमारे जो बहुत आदरणीय सतीश पंडित जी बोलते हैं, सख्त मेहनत किसको बोलते हैं? जब आपका जिस्म थक जाए, जब आपका मन थक जाए, उसके बाद भी काम करते रहने को हार्डवर्क कहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका शरीर एकदम थकावट से चूर चूर हो गया, उसके बाद भी आप होम मीटिंग कर रहे हो? कितनी बार हुआ होगा? बस क्लोजिंग के टाइम पे हुआ होगा, उसके अलावा कभी नहीं हुआ होगा। दिक्कत तो यही है कि हम लास्ट के 5-6 दिन काम करते हैं। जिस तरीके से 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक लोग काम करते हैं ना, अगर उस तरीके से लोग 1 तारीख से 31 तारीख तक काम कर लेना, वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। लेकिन हम सख्त मेहनत करते ही नहीं है, सिस्टम के साथ काम करते ही नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो आज का सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आज के बाद अगर आप सच में इस मीटिंग के बाद में कुछ भी फायदा उठाना चाहते हो, तो आज के बाद हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सभी चीज पे काम करेंगे। और एक बहुत बड़ी बीमारी जो लगी है अभी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ये है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, मैडम हम तो न्यूट्री चार्ज पे काम करते हैं, मैडम हम तो कीसोल पे काम करते हैं, मैडम हम तो तुलसी बैंड पे काम करते हैं, मैडम हम तो इस सब चीज में, हम तो एफएमसीजी पे काम करते हैं, हम हेल्थ गार्ड पे काम करते हैं, हम गांव ओरिजिनल पे काम करते हैं। भैया हम आरसीएम में काम करते हैं। हमारे टीसी सर को अगर सिर्फ गामा ओरिजिनल पे काम करना होता, सिर्फ न्यूट्री चार्ज पे, सिर्फ कीसोल पे, सिर्फ तुलसी पेंट पे, सिर्फ हेल्थ गार्ड पे काम करना होता, तो बाकी प्रोडक्ट क्यों लाते वो? आपको पता है कि एक प्रोडक्ट लाने में कितनी मेहनत लगती है? प्रोडक्शन करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, पहुंचाना, सब कुछ करना, कितनी मेहनत लगती है। उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया हमारे लिए, और हम बस एक ही चीज को पकड़ के बैठे हैं। अरे भैया लोग, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन को टर्नओवर का बहुत बड़ा प्यारा होता है, वो प्यार करते हैं टर्नओवर से।
अगर आप किसी भी एक सेगमेंट को मिस कर रहे हो, यानी कि आप एक बहुत बड़ा टर्नओवर को मिस कर रहे हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये किया नहीं किया, लेकिन आज के बाद जो भी प्रोडक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, एक बार बस इंटरनेट पे जाकर सर्च कीजिएगा कि उसका कितना टर्नओवर होता है। लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ, आप कीसोल की लॉन्ड्री पे काम नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट ये सर्च कीजिएगा कीसोल हटा के लॉन्ड्री का कितना बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड में, फिर इंडिया में। वो जो टर्नओवर देखेंगे ना लाख करोड़ का, तब आपको पता चलेगा कि वो टर्नओवर आप मिस कर रहे हो बस इसलिए क्योंकि आपने माइंड में एक नेरो माइंडसेट बना रखी कि मैं तो इस पे ही काम करता हूँ। किसने बोला उस पे ही काम करने? किसने बोला? अपलाइन ने बोला, डाउनलाइन ने बोला, कि टीसी सर ने कभी बोला कि आपको बस इसी पे काम करना है? आपके कोर लीडर ने बोला कि आपको सिर्फ इसी पे काम करना है? तो फिर क्यों नैरो डाउन करते हैं? हाँ, एक प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, तो आप एक प्रोडक्ट पकड़ो, 21 दिन तक 30 दिन तक काम कीजिए और उसमें एक्सपर्ट बन गए, फिर आप मूव कीजिए, उस पे काम करते रहिए, फिर दूसरे को सीखिए, फिर तीसरे को सीखिए। 1 साल के अंदर आप सभी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर धमाका कीजिए। किसी भी कोर लीडर को आप देखे हैं कि बस न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग में रहते हैं, तुलसी पेंट की मीटिंग में नहीं रहते? कोर लीडर हर मीटिंग में रहते हैं, हर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। पर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर बड़े गर्व से बोलता है, सर हम तो खाली न्यूट्रीचार्ज से ही 10,000 पीवी करते हैं, उससे ही 25,000 पीवी करते हैं। भैया जरा समझो, अगर आप न्यूट्रीचार्ज से 25,000 पीवी कर सकते हो तो गामोर्जिनोल से भी कर सकते हो, कीसोल से भी कर सकते हो, तुलसी पेंट से भी कर सकते हो, आपकी ताकत है। क्यों अपनी ताकत का दोहन नहीं कर रहे हो? क्यों अपनी ताकत का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं आप? तो ये बीमारी अपने टीम में नहीं लगने देनी। हमें सभी प्रोडक्ट पे फोकस करके काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको डायमंड बनना है। उसका जो टर्नओवर है बस एक प्रोडक्ट से नहीं आएगा, उसका टर्नओवर सभी से आएगा। कल जाके आप कोर लीडर बनेंगे और आपकी टीम में सभी तरह के लोग आएंगे, उसको कैसे संभालेंगे? कल जाके आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, आप बोलेंगे हम सिर्फ न्यूट्रीचार्ज से ही काम करेंगे, तो आपके पास में फोन आएगा, बोलेगा कि सर निर्जरा कैसे बनना है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हमें तो बस वीर वीरांगना का पता है, हमें निर्जरा का नहीं पता। क्या ऐसे बोलना अच्छा लगेगा? या कोई बोलेगा कि हमें निर्जरा बनना है, हमें वीर वीरांगना बनना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं तो बस निर्जरा निर्भय का जानता हूं, मैं जो वीर वीरांगना का नहीं पता। उसके बाद वो आपकी क्या इज्जत करेंगे? जरा खुद ही सोचिए, है कि नहीं? तो आपको सब कुछ का पता होना चाहिए, आपको हर मीटिंग में रहना चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो आप ऑलराउंडर बनिए। देखिए क्रिकेट में वही टीम जीतती है जिस टीम के पास में ऑलराउंडर होता है। अगर एक टीम ऐसी है जिसके पास बस बैटिंग करने वाले अच्छे हैं और फील्डिंग करने वाले लोग नहीं है, तो भी नहीं जीत पाएगा। बॉलिंग करने वाले लोग हैं, बैटिंग करने वाले लोग नहीं है, तब भी नहीं जीत पाएगा। तो जब भी टीम का सिलेक्शन होता है सभी लोगों को देखता है और नाम उसका होता है जो ऑलराउंडर होता है। विराट कोहली का नाम क्यों है? क्योंकि वो कैच भी पकड़ता है, बैटिंग भी करता है, सब कुछ करता है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्या है? बैट पकड़ता है तो छक्का चौका मारता है और पीछे जब खड़ा होता है तो पूरा कैच लेके फट से आउट करता है, इसीलिए नाम है। बाकी लोगों का इतना नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको या हो सकता है बैटिंग में एक्सपर्ट हो, बॉलिंग में एक्सपर्ट हो, पर महेंद्र सिंह धोनी सब में एक्सपर्ट है, राइट? तो अगर आपको नाम करना है तो आपको सब कुछ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ, ये टर्नओवर, ये काम आप किसके लिए कर रहे हो? आज तक मधु ने नहीं सोचा कि ये काम मैं अपने अपलाइन के लिए कर रही हूँ, डाउनलाइन के लिए कर रही हूँ या किसी और के लिए कर रही हूँ। ये काम मैं अपने लिए कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, वो पॉइंट भी वैलिड है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे हम स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप उनसे पूछिए 8 कोर स्टेप क्या है, वो तो याद नहीं है। 7 कर्नल क्या है, वो तो याद नहीं है। 6 बेसिक क्या है, हाँ वो याद है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है, इजी होता है। कितने दिन फॉलो करते हो जाता है सप्ताह में 2-3 दिन। इतनी बड़ी बड़ी बातें 6 बेसिक डेली फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो बोलती हूँ छोटी छोटी बातें करे, छोटे छोटे सपने बनाए, पर उसको पूरा करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब स्टार्टिंग में आई तो मैंने रॉयल्टी की बात की और रॉयल्टी को पूरा किया। उसके बाद पर्ल का पिन लिया, स्टार पर्ल का पिन लिया, एम्ब्रॉयड का टारगेट लिया, छोटी छोटी बातें की, उसको पूरा किया। बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं करने से बेटर है छोटा छोटा टारगेट लेके उसको हिट करना, और जो टाइम फ्रेम है ना उससे पहले हिट करना। मैंने जो डेडलाइन डाली थी उस डेडलाइन से पहले हिट किया है सभी को।
आप क्यों नहीं हिट कर पा रहे? और मैं बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है थोड़ा सा स्वार्थी बनिए और अपने टीम के लिए बस काम कीजिए कुछ टाइम तक, जब तक कोर लीडर नहीं बनते हैं तब तक। क्योंकि जब तक कोर लीडर नहीं बनते हैं ना, तब तक आप अपने टीम के अपलाइन है। जब कोर लीडर बनते हैं तो आप पूरे इंडिया के अपलाइन है। तो जब तक कोर लीडर नहीं बनते हैं ना, तो आप अपने लिए काम कीजिए, एकदम मस्त होके काम कीजिए, झूम के काम कीजिए, मस्त होके काम कीजिए, स्वार्थी बन के काम कीजिए। अब स्वार्थी का मतलब ये कुछ गलत सेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ स्वार्थी का मतलब कि अगर मेरा काम है तो मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो काम करूंगा। कई बार हम बोलते हैं अरे दोस्त ने बुला लिया, रिश्तेदार ने बुला लिया, ये बुला लिया, आपका फोकस हटने लगता है क्योंकि आपको लगता है कि हम ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये कर ले। कुछ नहीं, कुछ टाइम तक स्वार्थी बनना, अच्छे सेंस में स्वार्थी बोल रही हूँ कि आपका जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए बस वहीं पे फोकस रखना और कुछ भी नहीं। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैंने अपने दोस्त, बहुत सारे लोगों का बर्थडे, सब कुछ मिस किया क्योंकि मैं एक टारगेट पे थी, मेरे को टेक्निकल बनना था, मेरे को एनरोल बनना था। और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को मिस किया, मतलब उसके कभी बर्थडे पे नहीं गए, उसके घर पे फंक्शन में नहीं गए, उसके घर में चाचा की शादी थी नहीं गई। बहुत गुस्सा की कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम ऐसा कर रही। मैं बोले कि बहन मेरा टारगेट कंप्लीट होने दे, तू जब शादी करेगी तो हम आएंगे, एक दो दिन के लिए नहीं आएंगे, पूरा हफ्ते के लिए आएंगे। और अभी 18 तारीख को मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई, मैं पिछले सैटरडे से लास्ट सैटरडे तक वही थी। मैं बोली प्रॉमिस किया तो करूंगी, लेकिन ये कब, इमरोल्ड के बाद, पहले नहीं, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था मेरा टारगेट कंप्लीट होने दे, उसके बाद सब कुछ तेरा है। और लोग है ना छोटे छोटे गिफ्ट लेके जाते हैं। मैं उसको गई एक सुनार के दुकान में बैठा, बोलते जो लेना है ले ले। उसने पूछा बजट में, बोले कोई बजट नहीं, ले ले जितना लेना है ले ले। और उसकी पसंद का गिफ्ट दिलवा के आई हूँ मैं बोली कोई बजट नहीं सोचना है। और उस टाइम पे जिस दिन मैं गई थी उस दिन पे हाईएस्ट रेट पे था सोना। मैं बोली तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, तू ले ले। वो एक दो बार मुझे ऐसे देखी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बोली तू ले ले, तू सोच ही मत। उसको बैठाया, उसकी पसंद का गिफ्ट दिया, 7 दिन तक बैठी रही। तो पिछले जितने पाप थे सब धो दिए मैंने जितने पाप थे सब धो दिए मैंने। तो आप भी ऐसे करो, टारगेट पे फोकस रहो, अपने दोस्त रिश्तेदार जितने भी, सबको इग्नोर करो। किसी दिन जाना, सक्सेसफुल होके जाना, और जितना 10 साल में जो गिफ्ट नहीं दिया वो एक बार में गिफ्ट देके आ जाना, क्योंकि आपके पास में पैसे होंगे, कि आपके पास में सक्सेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कहाँ संघर्ष करना और कहाँ समझौता करना है पता ही नहीं है, और जहां संघर्ष करना है वहां समझौता करते हैं, जहां समझौता करना वहां संघर्ष करते हैं। मत कीजिए ऐसा। मेरे कई दोस्त ने मुझे गाली दिया, मेरे कई दोस्त बोलते ही धोखेबाज है, कभी भी नहीं जाती हमारे साथ में। अही बोलती है चल चल, जहां चलना है चल, और उसका जहां भी खर्च होगा मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगी, क्योंकि उस लायक मैंने खुद को बनाया है। ये होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पहले भी संघर्ष में रहोगे, बाद में भी संघर्ष में रहोगे। जिंदगी भर संघर्ष करने से अच्छा है कि 5 साल जम के संघर्ष कीजिए। मैंने 2017 से 2024-25 तक जम के संघर्ष किया, अभी मस्त होके काम कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि अभी संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, पर उस संघर्ष में जब पैसे के साथ संघर्ष होता है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि पैसे हैं। पहले ऑटो में संघर्ष करती थी, अब फ्लाइट में संघर्ष करती हूँ, फर्क बदल गया ना। पहले बस में रात भर जगना पड़ता था, अब फ्लाइट में रात भर जगना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, संघर्ष तो आज भी है, आज भी रात भर जगते हैं, आज भी होम मीटिंग करते हैं। पर अब होम मीटिंग करते हैं तो कई बार एसी वाले हॉल में करते थे, पहले क्या करते थे, कोई सरकारी स्कूल में जाके होम मीटिंग करते थे, आज एसी वाले हॉल में होम मीटिंग करते, तो ना में फर्क हो गया ना। तो संघर्ष वही है, लेकिन संघर्ष करने का जो इन्वायरमेंट है वो बदल गया है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। मेरा माइंडसेट हमेशा क्लियर था, बड़ा करना है, हार्डवर्क करना है, अच्छे से गोल सेट करके काम करना है और खुद काम करना है। मैं कभी अपलाइन के चक्कर में नहीं पड़ी, कभी डाउनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग अपलाइन को कोसते रहते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता के आपको आज की मीटिंग को कंक्लूड करूंगी। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए गई थी, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कर रही थी 3 घंटे की, और मैंने बहुत अच्छे से पूरा नोट्स बना के पूरा अच्छे से गई थी। और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, और जब ट्रेनिंग खत्म हुई ना, तो कोई क्वेश्चन मैं पूछने के लिए बोले अच्छा चलो पूछो कोई क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आए, उसमें पीछे में बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि आप तो मैडम सब कुछ अच्छे से बात बता दिए, आज मेरे अपलाइन ये ट्रेनिंग अटेंड करते ना तो बड़ा मजा आता, मेरा अपलाइन ये सब पॉइंट फॉलो कर लेने तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैं उसको ऐसे देखी, मैं बोली भैया आपको समझ में आया, आप भी तो किसी का अपलाइन हो, आप फॉलो कर लो ना। ज्यादातर दिक्कत क्या होती है, हम कोई ट्रेनिंग में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, तो हमको में क्या लगता है, मेरा अपलाइन सीख ले, मेरा डाउनलाइन सीख ले, बस हम ही नहीं सीखे। मेरा अपलाइन काम करे, मेरा डाउनलाइन काम करे, बस हम ही काम नहीं करें।
मेरा अपलाइन 6 बेसिक फॉलो करे, मेरा डाउनलाइन फॉलो करे, वो हार्ड वर्क करे, वो संघर्ष करे, वो पिन चेंज करे, वो ज्वाइनिंग करे, बस हम ही नहीं करें। ये वाली अगर बुद्धि लगाएंगे ना, इसको कहते हैं भ्रष्ट बुद्धि। मैंने इसको नाम दिया है, ये भ्रष्ट बुद्धि है। ये भ्रष्ट बुद्धि आपकी कामयाबी को भ्रष्ट कर देगी। मत कीजिए ऐसा। मैं आज तक कभी भी अपने अपलाइन पे सवाल नहीं उठाए, उन्होंने जो बोला कर दिया। देखिए मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए पर मैं ये बोल सकती हूँ, मेरे जितने भी अपलाइन हैं जो मेरे से क्लोज हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों से भी मेरी डिग्री ऊपर है, एजुकेशन अच्छी जगह से भी, मार्क्स अच्छे हैं। पर जब आरसीएम की बात होती है ना, तो मैं अपना बुद्धि नहीं लगाती और पीएचडी वाली बुद्धि भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ अपलाइन की बुद्धि लगा के काम करती हूँ। दिक्कत ये होता है कि हम अपने टर्नओवर में बुद्धि अपना लगा देते हैं, काम अपलाइन से करवाते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं फिर से बोलती हूँ, बुद्धि अपनी लगाते हैं, काम अपलाइन से करवाते हैं, जबकि बुद्धि अपलाइन के लगानी है, काम खुद से करना है। अंतर है। और इसी कारण से हम लटके पड़े हैं इतने दिनों से। मत लटकिए। जितने भी हमारे कोर लीडर हैं वो अपलाइन को फॉलो किए, और ज्यादातर लोगों के मुंह पे बीसी सर का नाम होता है, क्योंकि उन्होंने बीसी सर की बुद्धि लगाई और काम खुद से किया। हम उल्टा करते हैं। मत कीजिए ऐसा, बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं बर्बादी के कगार पे चले जाएंगे, और ये बर्बादी का रास्ता है। तो मत कीजिए ऐसा। राइट। तो उम्मीद करती हूँ आज का जितना भी चीजें बात की, तो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। आई डोंट नो कैसा लगा, पर फ्लो में अगर कुछ गलत बातें निकल गई हो तो बहुत दिन से सोई नहीं हूँ, बेस्ट फ्रेंड की शादी में थी तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था होगा। तो मैं आप सभी के सामने इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ अगर कुछ चीजें बुरी लगी हो। और बस लास्ट में एक ही चीज बोलूंगी, हार्ड वर्क कीजिएगा प्लीज। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुद्धि अपलाइन का काम खुद कीजिए। अपलाइन पे कभी सवाल मत उठाइए। अपलाइन हमारे गुरु होते हैं। अपलाइन पे बिना किसी सवाल के अपलाइन के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू शीतल मैम। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। आपका दिल से धन्यवाद करूंगी मेरी पूरी टीम के साथ। और आपने इतना सारा ट्रैवल करके, और कई दिनों से आप शादी में थी, और फिर भी यहाँ पर आकर हमें बहुत सारा नॉलेज आज दिया है आपने। और फिर से मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आप फ्री नहीं थी फिर भी समय दिया, और आज कई सारा नॉलेज मिला है। अपलाइन का क्या महत्व है, लाइफ लाइन का क्या महत्व है, और कैसे हमें काम करना चाहिए, किस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। बेस्ट बात आपने आज बताई। और कई सारा मेरा भी कई सारा मुझे कुछ कुछ टॉपिक पर मुझे भी ऐसा लगता कि ये हो जाता, पर नहीं, आज मुझे वो रास्ता मिल गया है। जी मधु मैम, वेलकम। आप तो शब्द जो लास्ट में देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सबसे मिल सकूं। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप में से ज्यादातर लोग गुजरात से हैं, जी। और बिजनेस और गुजरात पूरा दुनिया जानता है, इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया जानता है। तो गुजराती को बिजनेस सिखाना, आई थिंक ये कहना थोड़ा सा खराब लगेगा कि गुजराती को बिजनेस सिखाओ। तो गुजराती बिजनेस में हमेशा एक्सपर्ट होते हैं, पूरी दुनिया में जाकर बिजनेस करते हैं। अभी वत्सर गए थे यूरोप के टूर पे, तो उन्होंने बताया कि यूरोप में एक जगह है और जहाँ पे डायमंड का बहुत अच्छा बिजनेस होता है, और वहां के डायमंड के बिजनेस में ज्यादातर लोग जो है वो गुजराती है। आप पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले लोग हैं, और आपको बिजनेस सिखाने की मुझ में तो ताकत नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी ताकत को पहचानिए। और ये जो लोग डायमंड डायमंड बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है गुजरात के लोग डायमंड का तो एक्चुअल डायमंड का बिजनेस करते हैं भैया लोग। आपके लिए डायमंड कौन सी बड़ी पीन है भाई, आप तो एक्चुअल डायमंड के काम करने वाले लोग सब हैं। तो आप तो ऐसे काम करो कि कुछ ही साल में डायमंड हिट कर दो, कुछ ही साल में स्टार डायमंड हिट कर दो, और मजबूर कर दीजिए कि टीसी सर को एक नया पिन बनाना पड़े, वो टारगेट को आप हिट कर दो। पहले कितना था, पहले टाइम पे बस रूबी तक था, फिर टर्नओवर बढ़ा तो आगे बढ़ा, डायमंड तक बना, फिर इतना टर्नओवर हुआ कि डायमंड के बाद स्टार डायमंड हुआ। तो आप ऐसा काम करो ना कि क्राउन डायमंड हो, अलग डायमंड हो, ये डायमंड हो, वो डायमंड हो। तो आप ऐसा काम करो। गुजरात वाले को क्या सिखाना बिजनेस का भाई, क्या बताना बिजनेस के बारे में। अपनी ताकत को पहचानिए और जम के काम कीजिए। और प्रियंका मैम डेटा बता रही थी कि पिछले क्वार्टर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में
गुजरात में ने पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है। तो थोड़ी सी ताकत आपने पहचानी तो आप नंबर 1 पे आ गए। अगर किशोर पे नंबर 1 पे आ गए तो आप में ताकत है, आप आरसीएम में नंबर 1 पे आ जाओगे। जिस चीज पे आपने फोकस किया, कुछ निर्जरा आई, उन्होंने फोकस किया तो नंबर 1 पे आ गए। तो अगर आप पूरा फोकस, आज की मेरी मीटिंग में मैं बोली ना कि बस एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, सब पे फोकस करना है। अगर आप पूरे आरसीएम पे फोकस करेंगे तो आरसीएम में नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो अपनी ताकत को पहचानिए और हिट कीजिए, पूरा अच्छे से हिट कीजिए, बहुत अच्छे से हिट कीजिए। थैंक यू। ओवर टू सिद्धार्थ। जी मैम, थैंक यू। लास्ट में भी आपने सभी के दिल में आग लगा दी कि गुजरात का नाम देके।